सोचिए युद्ध का मैदान है, चारों तरफ मतलब हाहाकार मचा हुआ है और उसी बीच लक्ष्मण जमीन पर गिरे हुए हैं। उनकी सांसें वो थम रही हैं। उन्हें एक ऐसा अस्त्र लगा है जिसका कोई इलाज नहीं है। समय तेजी से भाग रहा है और मौत दरवाजे पर खड़ी है। आज हम रामायण के युद्ध कांड से इसी एक प्रसंग की गहराई में उतरने वाले हैं, संजीवनी बूटी की खोज। लेकिन इसे हम सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखेंगे, इसे एक हाई स्टेक थ्रिलर, समय के खिलाफ एक जानलेवा दौड़ के रूप में देखेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी आज की जो चर्चा है उसका आधार है द संजीवनी रेस, हनुमान्स फ्लाइट अगेंस्ट टाइम के कुछ अंश। और ये सोर्स इस पूरी घटना को भक्ति और चमत्कार से ज्यादा एक मिशन के तौर पर देखता है। एक ऐसा मिशन जहां हर फैसला और हर एक सेकंड कीमती था। तो हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे हनुमान ने असंभव लगने वाली बाधाओं और एक टिक टिक करती घड़ी के बीच ये मिशन पूरा किया। चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही घातक प्रहार से। इंद्रजीत का चलाया हुआ शक्ति अस्त्र वो सीधे लक्ष्मण को लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। वानर सेना में तो जैसे मातम छा जाता है। राम भी अपने भाई की हालत देखकर विलाप करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उम्मीद की हर किरण बुझ गई है। और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जब सब योद्धा लगभग हार मान चुके होते हैं, तब विभीषण उन्हें याद दिलाते हैं। वो बताते हैं कि लंका में एक शाही वैद्य है, सुषेण। उन्हें तुरंत बुलाया जाता है। सुषेण आते हैं, लक्ष्मण की नाड़ी जांचते हैं और उनका जो निदान होता है वो एकदम साफ और कह सकते हैं डरावना होता है। वो कहते हैं कि लक्ष्मण के प्राण तो बच सकते हैं, लेकिन इसका इलाज पृथ्वी पर नहीं बल्कि हजारों मील दूर हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर है। ओहो, मतलब इलाज तो है लेकिन वो लगभग पहुंच से बाहर है। और यहीं से कहानी का वो थ्रिलर वाला एंगल शुरू होता है। सुषेण सिर्फ इलाज नहीं बताते, वो इसके साथ एक डेडलाइन भी लगा देते हैं, है ना? बिल्कुल, और ये डेडलाइन इस मिशन को लगभग नामुमकिन बना देती है। सुषेण कहते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत पर 4 तरह की दिव्य जड़ी बूटियां हैं, जिनमें से एक है संजीवनी, जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। लेकिन ये बूटी अपना असर तभी करेगी अगर इसे सूर्योदय से पहले लाया गया। सूर्योदय से पहले? हाँ, सूरज की पहली किरण के साथ ही लक्ष्मण के शरीर में शक्ति का विष फैल जाएगा और फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। एक रात में लंका से हिमालय और वापस, ये तो सुनने में ही असंभव लगता है। और ये बात वहाँ मौजूद हर व्यक्ति जानता था। तभी सबकी नजरें एक ही योद्धा पर जाकर टिकती हैं, हनुमान। हाँ, क्योंकि इस असंभव काम को संभव बनाने की क्षमता सिर्फ उन्हीं में थी। और जैसे ही हनुमान इस मिशन के लिए तैयार होते हैं, रावण के खेमे में खलबली मच जाती है। मुझे ये बात हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगती है। रावण, जिसके पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे, उसने हनुमान से सीधा लड़ने के लिए किसी को नहीं भेजा, उसने एक धोखेबाज को भेजा। हमारा सोर्स इस स्ट्रेटेजी के बारे में क्या कहता है? देखिए, हमारा सोर्स द संजीवनी रेस इसी पर फोकस करता है। लेखक का तर्क है कि यह रावण का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। वो जानता था कि हनुमान को शारीरिक बल से रोकना या मारना लगभग नामुमकिन है, खासकर जब वो इतने जरूरी मिशन पर हों। रावण हनुमान की शक्ति से नहीं, उनकी एकाग्रता और उनकी भक्ति से डरता था। इसलिए उसने एक मनोवैज्ञानिक हमला करने का फैसला किया। अच्छा। उसने सोचा कि अगर मैं हनुमान को युद्ध में नहीं हरा सकता तो क्यों ना उनका सबसे कीमती हथियार, समय, हाँ यानी समय ही छीन लो। मतलब ये एक माइंड गेम था, ब्रूट फोर्स के बजाय एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। हाँ। तो उसने भेजा कालनेमी को। एग्जैक्टली। कालनेमी एक मायावी राक्षस था। रावण ने उसे साफ साफ कहा कि तुम्हें हनुमान से लड़ना नहीं है, बस उन्हें बातों में उलझाकर सुबह करवा देनी है। तो कालनेमी द्रोणागिरी पर्वत के रास्ते में एक सुंदर आश्रम बनाता है, एक साधु का वेश धारण करता है और जोर जोर से राम राम जपने लगता है। और ये कितना शानदार जाल था। सोचिए, हनुमान तूफानी रफ्तार से जा रहे हैं और उन्हें बीच रास्ते में अपने ही प्रभु का नाम सुनाई देता है। जाहिर है वो रुकेंगे। कालनेमी उन्हें आदर से बिठाता है और कहता है, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, पहले इस सरोवर में स्नान करके ताज़ा हो जाइए, फिर मैं आपको अपनी मंत्र शक्ति से एक पल में पर्वत पर पहुंचा दूंगा। उसका हर शब्द, हर हरकत सिर्फ एक मकसद से थी, देरी करवाना। और हनुमान कुछ पल के लिए इस धोखे में आ भी जाते हैं। सोर्स के लेखक का कहना है कि यह हनुमान के चरित्र की एक खासियत को दिखाता है कि अपने प्रभु का नाम सुनकर वो किसी पर भी सहज विश्वास कर लेते थे। लेकिन
जैसे ही वो सरोवर में पैर रखते हैं, एक मगरमच्छ जो असल में एक श्रापित अप्सरा थी, वो उनका पैर पकड़ लेती है। अच्छा। हनुमान एक ही झटके में उसका वध कर देते हैं और वो अपने असली रूप में आकर उन्हें कालनेमी की पूरी सच्चाई बता देती है। तो यहाँ पर हनुमान की सूझबूझ काम आई। उन्हें एहसास हो गया कि ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो वापस आश्रम जाते हैं और कालनेमी का अंत कर देते हैं। लेकिन इस सब में जो सबसे कीमती चीज थी, वक्त, वो हाथ से निकल चुका था। हर एक सेकंड अब लक्ष्मण की जिंदगी पर भारी पड़ रहा था। बिल्कुल सही। कालनेमी को हराकर हनुमान ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन रावण वो अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब हो गया था। उसने हनुमान का कीमती समय बर्बाद कर दिया था। अब हनुमान को न सिर्फ अपनी सामान्य गति से बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से उड़ना था, ताकि वो इस लॉस्ट टाइम को रिकवर कर सके। हाँ। तो हजारों मील की दूरी तय करके अपनी गति को और बढ़ाकर हनुमान आखिरकार द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच ही जाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उनका सामना एक ऐसी समस्या से होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ। और ये समस्या शायद कालनेमी के धोखे से भी ज्यादा बड़ी थी। जैसे ही वो पर्वत पर उतरते हैं, वो देखते हैं कि पूरा का पूरा पर्वत हजारों दिव्य जड़ी बूटियों से जगमगा रहा है। रात के अंधेरे में हर बूटी से नीली, पीली, सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये एक जादुई नजारा था, लेकिन हनुमान के लिए ये एक भूल भुलैया बन गया। ईमानदारी से कहूँ तो अगर मैं उस पर्वत पर होती तो मैं तो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाती। मतलब हजारों चमकती बूटियों में से सही वाली एक संजीवनी को पहचानना सुबह तो क्या शायद अगली रात हो जाती। उनके पास कोई वनस्पति शास्त्री की डिग्री तो थी नहीं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, एनालिसिस पैरालिसिस। यह इस मिशन का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ हनुमान की शारीरिक शक्ति की नहीं बल्कि उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की परीक्षा थी। उनके पास दो रास्ते थे। पहला, जैसा कि सुषेण ने बताया था, हर बूटी को ध्यान से देखना, उसके लक्षणों को पहचानना और फिर सही बूटी को तोड़ना। इसमें बहुत ज्यादा समय लगता और सूर्योदय का खतरा सर पर था। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता वो था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं पर हमारा सोर्स एक कमाल का पॉइंट उठाता है। लेखक का तर्क है कि इस एक पल में हनुमान ने समस्या को ही रिफ्रेम कर दिया। उन्होंने समझा कि असली समस्या संजीवनी ढूंढना नहीं है, मिशन क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव है समय पर लक्ष्मण तक इलाज पहुंचाना। वाओ, दैट चेंजेस एवरीथिंग। हाँ। मतलब समस्या बूटी की पहचान नहीं बल्कि समय पर डिलीवरी थी। एग्जैक्टली। उन्होंने सोचा कि अगर मैं सही बूटी को पहचानने में और कुछ मिनट भी लगाता हूं तो मिशन फेल हो जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं किसी भी तरह की अनिश्चितता को ही खत्म कर दूं। तो सही बूटी खोजने में कीमती सेकंड बर्बाद करने के बजाय हनुमान ने एक गहरी सांस ली, अपना आकार पर्वतों जैसा विशाल किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही जड़ से उखाड़ लिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। रात का अंधेरा छट रहा है, आसमान में तारे हल्के पड़ रहे हैं और हनुमान एक हाथ में वो पूरा जगमगाता हुआ पहाड़ लेकर सुपरसोनिक रफ्तार से लंका की ओर वापस उड़ रहे हैं। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये दिखाता है कि जब आपके पास जानकारी की कमी हो और समय का दबाव हो तो कभी-कभी सबसे अच्छा फैसला वो होता है जो सारे विकल्पों को अपने साथ ले चले। ये ब्रूट फोर्स नहीं थी, ये ब्रिलियंट प्रॉब्लम सॉल्विंग थी। उन्होंने समाधान को समस्या के पास लाने के बजाय पूरी समस्या को ही समाधान के पास ले जाने का फैसला किया। और अंत में वो ठीक सूर्य की पहली किरण निकलने से बस कुछ पल पहले युद्ध के मैदान में उतरते हैं। और वहां का सीन क्या रहा होगा? सब लोग एक छोटी सी बूटी का इंतजार कर रहे थे और हनुमान पूरा का पूरा पहाड़ी ले आए। वैद्य सुषेण भी हैरान रह गए होंगे। हैरान, लेकिन वो तुरंत हनुमान की सोच को समझ गए। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया, वो तेजी से पर्वत पर चढ़े, संजीवनी को पहचाना, उसका रस निकाला और लक्ष्मण को पिला दिया। और कहते हैं कि रस पिलाते ही लक्ष्मण ऐसे उठकर बैठ गए जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। समय के खिलाफ ये असंभव दौड़ आखिरी पल में, आखिरी सेकंड में जीती गई थी। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी कहानी को एक थ्रिलर की तरह देखने के बाद हम क्या समझ सकते हैं? ये सिर्फ शक्ति और भक्ति की कहानी नहीं है, ये कहानी है क्राइसिस मैनेजमेंट की, डेडलाइन प्रेशर में सही फैसले लेने की और सबसे बढ़कर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। बिल्कुल। और ये कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है। हनुमान की इस सफलता का असली नायक कौन था? उनकी अविश्वसनीय गति या फिर द्रोणागिरी पर्वत पर लिया गया उनका वो एक फैसला? ज्यादातर लोग कहेंगे कि उनकी गति, क्योंकि वो इतनी जल्दी गए और आए। लेकिन हमारा सोर्स तर्क देता है कि उनकी असली जीत उस एक पल में हुई थी
जब उन्होंने पारंपरिक समाधान को छोड़कर एक साहसिक और अप्रत्याशित फैसला लिया। सही बात है। उनकी गति ने उन्हें पर्वत तक पहुंचाया, लेकिन उनके फैसले ने मिशन को बचाया। ये दिखाता है कि कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे जाने पहचाने तरीकों से नहीं, बल्कि एक साहसिक और अप्रत्याशित सोच से मिलता है। सही कहा। वो चाहते तो अपनी असफलता के लिए बूटियों की समानता को दोष दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जवाबदेही ली और एक ऐसा समाधान निकाला जो किसी नियम किताब में नहीं लिखा था। और हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर कालनेमी हनुमान को सिर्फ 5 मिनट और रोकने में सफल हो जाता तो क्या होता? या अगर हनुमान पर्वत पर पहुंचकर सही बूटी खोजने की जिद पर अड़े रहते तो रामायण की कहानी क्या होती? हमारी कहानियों, हमारे इतिहास और हमारे अपने जीवन में भी कितनी ही बड़ी सफलताएं ऐसे ही छोटे छोटे पलों और उन पलों में लिए गए त्वरित फैसलों पर टिकी होती हैं। यह सामग्री AI उपकरणों का उपयोग करके रामायण का एक रचनात्मक और शैक्षिक विश्लेषण है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है।